नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसकासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे केंद्रीय विद्यालय केवीएस में टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए कितने पद खाली है। मतलब भविष्य में आपको जो रिक्रूटमेंट देखने को मिलने वाली है वो कितने पदों पर आपको देखने को मिलेगी, चाहे हम टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें या फिर हम पीआरटी की बात करें। और साथ ही साथ दोस्तों आज की वीडियो में अगर आप केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट टीचर बनना चाहते हैं, चाहे टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी स्तर की हम बात करते हैं, तो इस वीडियो को दोस्तों आप जरूर से देखना। आज की वीडियो में मैं कुछ आपको ऐसी सच्चाई बताऊंगा, कुछ ऐसी एक्चुअल चीज़ें बताऊंगा जो निश्चित रूप से अगर आप परमानेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वह बातें या फिर जो भी मैं आपको विचार व्यक्त हो रहा हूँ वो निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो इसलिए अगर आप परमानेंट टीचर बनने की इच्छा रखते हैं केंद्रीय विद्यालय में तो इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, स्किप करके मत देखना। तो चलिए दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो लोग केवल ये जानने आए हैं कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए कितने पद खाली हैं, तो सबसे पहले उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बाकी बाद में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो जो लोग ये जानने हैं बस कितने पद खाली है, कितने पदों पर हमें शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी, तो उनको मैं बता दूं कि 19 अगस्त 2020 में श्रीमान चमन जी ने एक आरटीआई डाली थी केवीएस के, कि भाई केवीएस को ये बताना था उसमें कि केवीएस में टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए कितने पद खाली है। तो ऑफिशियली केवीएस ने खुद अनाउंस किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों स्क्रीन पे, तो ये केवीएस ने बताया है, ठीक है, उसका ब्यौरा दिया है। जब हम पीआरटी की बात करते हैं तो इसके आपके 2601 पद खाली हैं। टीजीटी की बात करते हैं तो इसके 2214 पद खाली हैं। और जब हम पीजीटी की बात करते हैं तो इसके 1109 पद खाली हैं। तो इस तरह से देख सकते हैं दोस्तों केवीएस ने खुद ही अनाउंस किया है ऑफिशियली रूप में, आरटीआई के जवाब के रूप में, ठीक है। तो इस बार आप देख सकते हैं कितने पदों पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। और दोस्तों ये केवल केवीएस ने अपने खाली पद बताए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी रिक्रूटमेंट भी निकल गई। देखो अगर किसी को किसी भी संगठन में आप आरटीआई डालते हो तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो वो तो आपको आसानी से मिल जाएगी। केवीएस ये तो आसानी से बता देगा कि उसे कितने टीचर्स की जरूरत है, किस पर्टिकुलर स्कूल में कितने पद खाली है। लेकिन दोस्तों ये इसमें तो किसी की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही जो कमिश्नर वगैरह होंगे वो आराम से इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। लेकिन जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो दोस्तों इतना आसान नहीं होता, ठीक है। उसमें स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस पूरा करना पड़ता है, मिनिस्ट्री तक जाती है बात, ठीक है। उसके बाद ही आपका रिक्रूटमेंट आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये बताना कि कितने पद खाली हैं वो बात अलग होती है और रिक्रूटमेंट निकालना अलग होती है। और दूसरी बात मैं कंफर्म कर दूं, ये आंकड़े आपको 1/6/2020 तक के बताए गए हैं। बाकी जब भी आपको भविष्य में 2021 में टीचिंग रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी शायद से उसमें आपके आंकड़े और भी बढ़कर आ सकते हैं, कम तो होंगे नहीं दोस्तों, ये शायद से आपके बढ़ के आ सकते हैं, ठीक है। तो अब जब भी रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी उस समय केवीएस में कितने पद खाली है तो दोस्तों उसी समय पर निर्भर करता है। और अब हम भी कोशिश करेंगे दोस्तों 2021 तक अगर हमें रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली तो हम भी एक बार कोशिश करेंगे, बिल्कुल लाइव करूंगा दोस्तों। हम खुद आरटीआई डालेंगे और आरटीआई का जो भी जवाब आएगा इससे थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाए किस तरह से आरटीआई डालनी होती है और किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट से मिल सकती है, ठीक है। तो बिल्कुल 2021 में हम भी बिल्कुल लाइव प्रोसेस करेंगे आपके समक्ष। और जो भी जैसा भी 15 दिन, मिनिमम 15 दिन का शायद इनका कम से कम 15 दिन में रिप्लाई करते हैं। तो इस बार का जो इस आरटीआई का रिप्लाई करता शायद से वो भी 15 दिन के अंदर इन्होंने कर दिया था, ठीक है। तो वो बात अलग है, चलो वो तो बाद की बात है। तो आपको ये पता चलेगा कि टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए कितने पद खाली है। अब दोस्तों जो बात कर रहा था मैं कि अगर आप परमानेंट सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकती है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए केवीएस की जब भी रिक्रूटमेंट निकलती है उसमें काफ़ी सारे लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। चाहे हम टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी स्तर के शिक्षकों की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट चाहे कितने पर पदों पर भी निकले लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग इसमें अप्लाई करते हैं। अब एसएससी या D++ की जो नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट निकलती है, फिर टीचिंग उतना तो मैं नहीं कह रहा लेकिन फिर भी आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिल जाएगा कंपटीशन यहाँ भी। अब इसमें जो भी आपको कंपटीशन मिलता है ना उसमें से दोस्तों 50% ऐसे लोग होते हैं जो सीरियस ही नहीं होते। मतलब कि बस उनका यही रहता है कि रिक्रूटमेंट निकलेगी फॉर्म वगैरह डाल देंगे, तैयारी वगैरह नहीं करते हो। तैयारी करेंगे भी तो दोस्तों जब उनकी एग्ज़ाम का 1-1.5 महीना बचेगा जब से तैयारी करनी स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। कोई वाक्य में मेधावी छात्र है, इक्का दुक्का तो वो ले जाएगा लेकिन जो मैक्सिमम अभ्यर्थी होंगे ऐसे नहीं हो सकना, ठीक है। तो वो इसके लिए केवीएस के प्रति सीरियस नहीं होते। उनका ये रहता है कि पता नहीं कब रिक्रूटमेंट आएगी, रिक्रूटमेंट जब आएगी जब हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे और एक बार फॉर्म भरने के बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर भी नहीं पढ़ते, ठीक है। तो मतलब कुल मिला के वो सीरियस ही नहीं होते। तो उन 50% लोगों को दोस्तों आप एक तरफ रख दीजिए, आप किसी भी रिक्रूटमेंट के केवीएस के आंकड़े उठा के देख लीजिए, आपको 50% से ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे जो ऐसे लोग होते हैं जो केवीएस की जो भी टीजीटी पीजीटी
पीजीटी पोस्ट के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं उसके प्रति वो सीरियस नहीं होते, ईमानदारी नहीं दिखाते, ठीक है। बस ऐसी किसी के दबाव में भर दिया, फिर अपनी तसल्ली के लिए ऐसी फॉर्म डाल दिया, तैयारी वैयारी करनी नहीं होती उन्हें, क्योंकि तैयारी के बिना तो आपको सिलेक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह के 50% होते हैं, 50 से ज़्यादा ही आप मान सकते हैं। अब दोस्तों जो दूसरी तरह के कैंडिडेट होते हैं, जो 50% तो हमने हटा दिए, बाकी जो 50% बचते हैं उसमें भी जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो ज़्यादा नहीं होते, वो कम ही होते हैं। अब उसमें कुछ ऐसे सीरियस कैंडिडेट होते हैं ना, वो फंसे रहते हैं, ऑप्शनल में लेके चलते हैं केंद्रीय विद्यालय को। अब वो कैसे लेके चलते हैं वो मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। मान के चलो, देखो अब मैं एग्जांपल दिल्ली का देके बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लेना, आप जिस भी क्षेत्र या फिर जिस भी केंद्र शासित प्रदेश या राज्य के मूल निवासी उसके हिसाब से देख लेना। अब मानकर चलो दिल्ली का कोई कैंडिडेट है, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसके मन में जो इसमें बता रहा हूँ मैं, जो 50% तो आपने एक तरफ रख दी, जो भीड़ होती है खामखा की, लेकिन जो 50% सीरियस कैंडिडेट होते हैं दोस्तों, 50 में काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, इतने नहीं होते सीरियस कैंडिडेट, 50 भी काफ़ी ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो उनके लिए मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है। कोई दिल्ली का कैंडिडेट है, अब वो केवीएस के रिक्रूटमेंट का फॉर्म तो फिल कर देगा, हालांकि वो मेधावी छात्र भी, होशियार भी, लगन से मेहनत भी करेगा, लेकिन ना केवीएस को ऑप्शनल में लेके चलेगा, वो प्राथमिकता देगा दिल्ली में उसे जो DSSB के माध्यम से रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए, अगर उसमें उसका सिलेक्शन हो जाए उससे ज़्यादा अच्छा मानेगा वो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें सबकी अपनी राय हो सकती है, कुछ अलग ही फायदे होते हैं। दिल्ली के जो सरकारी स्कूल होते हैं जिसकी शिक्षक भर्ती DSSB के माध्यम से आपको देखने को मिलती है, अब आपके लिए फायदे हो या नुकसान हो वो दोस्तों बात अलग है, ठीक है। सबका जीने का तरीका अलग होता है और सबका रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेने का भी तरीका अलग होता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं आपके लिए कौन से या फिर प्रोज है वो, ठीक है। तो अब मान के चलो, ठीक है, वो प्राथमिकता ना उसे ऑप्शनल में लेके चलेगा केवीएस को, वो प्राथमिकता तो देगा दिल्ली के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने की, कि भाई मेरा दिल्ली में सिलेक्शन हो जाए, दिल्ली से बाहर ट्रांसफर नहीं होगा, केवीएस में लग गया तो पता नहीं पूरे भारत में कहाँ कहाँ मेरा ट्रांसफर करेंगे, कभी कहीं भेजेंगे कुछ साल के लिए, कभी कहीं भेजेंगे। तो इस चक्कर में जैसे भी उसका जो भी रहा हो, तो उसे ना ऑप्शनल में लेके चलता है वो, कि भाई प्राथमिकता मैं इसे दूंगा दिल्ली वाले को, लेकिन अगर फिर भी मेरा केवीएस में सिलेक्शन हो गया अच्छी बात है, लेकिन जो उसका एक उद्देश्य होता है ना वो केवीएस के प्रति नहीं होता, जो एक तैयारी में ईमानदारी होती है ना वो केवीएस के प्रति नहीं होती, वो उसे दिल्ली के प्रति होगी। मैं केवल दिल्ली का एग्जांपल देके चल रहा हूं, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो इस तरह के भी आपको जो सीरियस कैंडिडेट केवीएस की रिक्रूटमेंट में देखने को मिल जाएंगे, जो केवीएस को ऑप्शनल में लेके चलते हैं। मतलब अगर हमारा जिस भी पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, अगर हमारा केवीएस में सिलेक्शन हो जाता है तो कोई समस्या नहीं है। अब दोस्तों आपने वो भीड़ बैठा दी जो मजाक में लेते हैं, ठीक है, बस ऐसी टाइम पास के लिए रिक्रूटमेंट फॉर्म फिल करते हैं और मेहनत वगैरह भी नहीं करते। बाकी जो सीरियस कैंडिडेट है उस ऑप्शनल में लेके चलते हैं, वो मैंने आपको बता दी। अब बचते हैं तो दोस्तों जो बिल्कुल वफादार होते हैं केवीएस के लिए। वफादारी से मेरा तात्पर्य है जो केवीएस में सच में ही दिल से परमानेंट पोस्ट पर शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं, केवल मात्र केवीएस में। उन्हें जो अदर स्टेट की रिक्रूटमेंट हो या फिर किसी केंद्र शासित प्रदेश में कोई रिक्रूटमेंट निकलते हैं उससे कोई खास मतलब नहीं होता। उनका एक ही एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि भाई मुझे इस बार केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन लेना है। और दोस्तों यकीन मानिए जो इस उद्देश्य के साथ ईमानदारी से तैयारी करते हैं ना, उनका सच में केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है। और ये लोग बहुत ही कम संख्या में आपको देखने को मिलेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों अब आप अपने आप से पूछिए कि आप किस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, किस संगठन में आप अपने आप को शिक्षक के रूप में देखना चाहते हैं। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, आपको प्रत्युत्तर जरूर मिलेगा, ठीक है। अगर आप सच में केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनना चाहते हैं तो दोस्तों अच्छी बात है। बाकी आप किसी अदर स्टेट में रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हैं दोस्तों उस रिक्रूटमेंट की तैयारी करो अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये अपने आप से पूछिए आप किस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं। और इसमें दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बता दूं, आपको ना कभी भी सफ़र कर रहे हो, कहावत है ना कि दो कश्तियों में पैर रख के सफ़र नहीं करना, नहीं तो आप डूब जाओगे। एक कश्ती पकड़ लो कोई सी भी, चाहे आप अपनी जिस भी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेना चाहते हो उससे पकड़ लो। अगर आप केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं उससे पकड़ लो, लेकिन ऑप्शनल में लेके मत चलो। मतलब दोनों कश्तियों में लेके चल रहे हो, मुझे दोनों में सिलेक्शन लेना है। हालांकि ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं कि जो दोनों में सिलेक्शन ले लेते हैं, तो दोस्तों वो तो मेधावी छात्र होते हैं, उन्हें इस वीडियो को देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। उन्हें सब कुछ पता है कि किस तरह से क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि जब भी तो वो दोनों में सिलेक्शन ले पाएंगे। तो उन ऐसे अभ्यर्थियों को तो इस वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो सच में ही वफादार हैं, जो सच में ही वफादारी से दोस्तों मेरा ये नहीं है कि औरों के प्रति और रिक्रूटमेंट के प्रति वो अगर उसमें तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस के प्रति वफादार नहीं। वफादार से मेरा तात्पर्य बस इतना है, जो उद्देश्य है जिनका केवल ये कि उन्हें केवीएस में टीजीटी पीजीटी पीआरटी किसी भी पोस्ट पर शिक्षक बनना है, ठीक है। इस उद्देश्य के साथ अपनी ईमानदारी के साथ वो तैयारी कर रहे हैं, उनसे मेरा तात्पर्य है, ठीक है। तो ऐसी संख्या दोस्तों बहुत कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अपने आप से पूछ लीजिए आपका स्तर क्या है। अगर आप उनमें कि जो केवल जिनका उद्देश्य है केवीएस में सिलेक्शन लेना है, तो दोस्तों आप वहां पर खड़े होकर अपने पीछे देखें, आपको हर तरह के अभ्यर्थी देखने को मिल जाएंगे। कुछ तो आपको भीड़ देखने को मिल जाएगी जो सीरियस नहीं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो ऑप्शनल में लेके चल रहे हैं। आप अपने आप को देखोगे आप उनसे बहुत आगे हो।
इस उद्देश्य के साथ, इस चिंतन के साथ अगर आप केवीएस की तैयारी करोगे ना दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सच में दोस्तों यकीन मानिए मेरी इस बात का, केवीएस में ईमानदारी के साथ जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उद्देश्य के साथ सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अदर रिक्रूटमेंट की उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस केवल केवीएस में शिक्षक बनना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है। अब दोस्तों उद्देश्य बनाने से कुछ भी नहीं होगा। उद्देश्य बनाने के लिए, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्यरत आपको करने होंगे वो भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। ईमानदारी से तैयारी करनी पड़ेगी, जितना भी आप टाइम दे रहे हो, जैसे भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, जैसे भी कर सकते हो आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो। और दोस्तों केवीएस की तैयारी करने के कुछ और मैं आपको फायदे बता देता हूँ। अब मैं ये नहीं कर रहा जो अदर रिक्रूटमेंट होती है मैं उनकी किसी भी रूप में बुराई नहीं कर रहा दोस्तों, ये बात बिल्कुल आप सोच लो। मैं अदर रिक्रूटमेंट की किसी भी चीज़ में बुराई नहीं कर रहा, किसी भी तरह से बुराई नहीं कर रहा। फिलहाल हमारी वीडियो केवीएस से संबंधित है, बस इसलिए मैं केवीएस के बारे में आपको बता रहा हूँ। बाकी एक वीडियो मैंने बताई है कि क्यों केवीएस से ज़्यादा लोग DEET के माध्यम से दिल्ली में जो आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के स्कूल्स में, उसे लोग क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस पर भी एक मैंने वीडियो बनी जिसमें सारी की सारी मैंने डिटेल में चर्चा करी है। बाकी दोस्तों मैंने उसमें जो मैक्सिमम जो लोग सोचते हैं उसके बारे में बताइए। बाकी व्यक्तिगत आप कुछ और भी सोच सकते हैं तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका लिंक मैं आपको इधर आई बटन पर दे रहा हूँ। इस वीडियो खत्म होने के बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं कुछ और केवीएस के आपको फायदे बताता हूँ। एक तो केवीएस का क्या है, अगर आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो ईमानदारी के साथ, उद्देश्यपूर्ण, तो इसमें क्या होगा, मान के चलो 1% ऐसा मान के चलो इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, मानकर चलो 1%, ठीक है। तो केवीएस एक ऐसी संस्था है या फिर ऐसा संगठन है जिसके रिक्रूटमेंट आपको अन्य रिक्रूटमेंट की अपेक्षा जल्द देखने को मिलते हैं। हालांकि केवीएस में भी जो रिक्रूटमेंट देखने को मिलते हैं काफ़ी समय बाद मिलते हैं और काफ़ी देर से आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये बिल्कुल गंदा प्रोसेस है, लेकिन अन्य रिक्रूटमेंट से अगर मैं उसका कंपेयर करूँ, उसका मिलाऊं, तो दोस्तों केवीएस के रिक्रूटमेंट अन्य रिक्रूटमेंट की अपेक्षा आपको जल्द देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हो तो अगली बार जो आपको रिक्रूटमेंट है आपको जल्दी देखने को मिल जाती है। वैसे लेट मिलती है आपको, लेकिन अन्य से अगर हम उनसे मिलाएं तो फिर आपको जल्द देखने को मिलती है केवीएस में, ठीक है। तो अब अगली बार सिलेक्शन लेना। दूसरी चीज़ क्या होती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन दोस्तों ऐसा संगठन है जिसमें आप अन्य संगठनों या फिर अन्य सरकारी संस्थाओं की अगर आप उनसे कंपैरिजन करोगे तो केवीएस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिजाइन देते हैं। उनसे कंपैरिजन करोगे, वैसे तो नहीं देते, लेकिन अन्य किसी सरकारी संगठन से हम कंपैरिजन करोगे तो उसमें देखोगे आप कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन उनसे केवीएस से ज़्यादा उसमें भी नहीं होगा, दूसरे संगठनों में भी, ठीक है। तो केवीएस में ना टीचिंग लाइन की बात करूँ ना तो सबसे ज़्यादा लोग जो रिजाइन देते हैं वो केवीएस में देते हैं। अब रिजाइन से क्या होता है दोस्तों, केवीएस में आपकी वेटिंग लिस्ट निकलती है। अब मानकर चलो 2, 3, 4 नंबर से आप पीछे, ठीक है, आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है। अब वेटिंग लिस्ट में आने के कितने चांस होते हैं आपके, ठीक है। एक तो आपने सिलेक्शन ले लिया, अब मानकर चलो आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आपका वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। अब वेटिंग लिस्ट में देखिए, एक तो रिजाइन कर देते हैं लोग, तो तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो ज्वाइनिंग नहीं लेते केवीएस में, उनका सिलेक्शन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं लेते। अब वो नहीं लेंगे ज्वाइनिंग तो दोस्तों वेटिंग वालों को उठाएंगे फिर, ठीक है। 2 चीज़ हो गई। तीसरा, अगर आपका इन दोनों में भी नंबर नहीं आया केवीएस में, वेटिंग में भी आपका नंबर नहीं आया, तो आपको जो अगली रिक्रूटमेंट है वो भी जल्द देखने को मिल जाती है केवीएस की तरफ से, तो आप पर उसमें भी मेहनत कर सकते हो। आपने जो पहले मेहनत करी है वो आपकी जाए तो जाएगी नहीं। और भविष्य में मान के चलो केंद्रीय विद्यालय के सिलेबस में परिवर्तन कर भी दिया जाता है तो दोस्तों पूरा का पूरा सिलेबस चेंज नहीं होगा। जो आपने इस बार मेहनत करी है वो निश्चित रूप से आगे जो भविष्य में आप रिक्रूटमेंट केवीएस की अप्लाई करोगे उसमें भी काम आएगी, ठीक है। तो ये आप मानकर चल सकते हैं। तो दोस्तों अब आप ये देख सकते हैं, अगर आप सच में केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट पोस्ट पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी किसी भी पोस्ट पर, तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये ना मैं आपको बताऊंगा ना कोई आपको बताएगा, ये आपको खुद से पूछना है। अब खुद से अपने प्रश्न करो, आपको उत्तर मिल जाएगा आपको क्या करना है। और अगर आपका उत्तर ये आ रहा है कि हाँ भाई आप केवीएस में परमानेंट पोस्ट पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप ईमानदारी के साथ उद्देश्यपूर्ण ढंग से केवीएस की तैयारी करेंगे, तो अब आपको क्या करना है। अभी तो आपको रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली है और मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूँ मैं दोस्तों, इस साल मुझे नहीं लगता आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, नेक्स्ट ईयर ही आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट ईयर रिक्रूटमेंट देखने को मिले इसके सबसे ज़्यादा चांस है। और इस बार रिक्रूटमेंट भी आपको काफ़ी पदों पर देखने को मिलेगी, ठीक है। टीजीटी वगैरह पे देख लो कितने ज़्यादा पदों पर देखने को मिलेगी, भविष्य में भी और भी शायद बढ़ जाएँ, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जहाँ से आप फ्री क्लासेज ले सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको केवीएस का सिलेबस पता ही होगा, ठीक है। नहीं पता तो हमने भी अपने प्लेटफॉर्म पर इस पर डिस्कस कर रखा है आपके साथ, ठीक है। तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। तो आपको सिलेबस पता चल गया, आप पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जिस भी विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं आपके पास आपका सिलेबस होगा, ठीक है। टीजीटी का तो कॉमन होता है, पीआरटी का भी कॉमन पेपर आता है, पीजीटी के लिए थोड़ा सा अलग हो जाता है सब्जेक्ट वाइज। तो टीजीटी और पीआरटी का तो कॉमन है, ठीक है। आपको सिलेबस पता चल गया, इस पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएगी इंटरनेट पर, ठीक है। अब आपको जब तक आपकी रिक्रूटमेंट नहीं निकल रही और आप पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हर किसी को आज के टाइम में 1.5 या 2 GB हर किसी के पास इंटरनेट डेटा होता है
और 360p में अगर आप किसी वीडियो को देखते हैं जो कि इनफ है, इतने में दोस्तों आपका ये डेटा आराम से चल जाएगा। ठीक है, आप जितनी भी वीडियोज़ है ना सबको चेकआउट करो, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो ऑनलाइन जो आपको फ्री क्लासेस देखने को मिलती है उसके माध्यम से। अब दोस्तों इस ऑनलाइन क्लासेस में ना थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, कुछ तो ना चैनल होंगे आपको पागल बनाएंगे। पागल से मेरा तात्पर्य दोस्तों वैसा नहीं कह रहा मैं आपको बेवकूफ़, मतलब पागल बेवकूफ़ तो वैसे एक ही चीज़ होती है। मतलब आपको समझा देता हूँ कि मतलब वो जो फ्री क्लासेस आपको देंगे ना वो इस तरह से देंगे कि मतलब शुरू के 2-3 क्वेश्चन आपको करा देंगे, बाकी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, फिर आपसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, फिर आप बाद में उसे सोल्व करके बताएंगे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन उठा के लाएंगे जिसके आप फटाफट से आंसर दे दोगे। ठीक है, तो आपको ये लगने लगे कहीं, देखो मैं वैसे किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ें होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ भी। आपको ये लगने लगे कि भाई ठीक है मुझे तो काफ़ी अच्छे से समझ आ गया और जो बाकी क्वेश्चन है तो सारे के सारे मैं इनके आंसर भी अच्छे से कर रहा हूँ। तो पैटर्न ही कुछ इस तरह से तैयार करते हो, तो फिर आप ना बाध्य हो जाते हो उनका कोर्स परचेज करने के लिए। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा किसका कोर्स परचेज करेंगे किसका नहीं करेंगे, बस मैं आपको थोड़ा सा सतर्क कर रहा हूँ कि ऐसी भ्रम से आपको दूर रहना है। ठीक है, आप खुद एक शिक्षक हैं, आप खुद ये जज कर सकते हैं कि आपको कौन ज़्यादा अच्छा पढ़ा रहा है, किस तरह से आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ाना है, किसका ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा है, खुद आप जज कर सकते हैं। ठीक है, तो बस मैं तो ये कह रहा हूँ जितनी फ्री क्लासेज है उनका फ़ायदा उठा लो, लेकिन फ्री क्लासेज में आपको एक तो ये चीज़ देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ दोस्तों इस तरह की बात होती है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, रीजनिंग आती है आपके केंद्रीय विद्यालय में। ठीक है, अब रीजनिंग के वैसे लगभग दोस्तों 26 से 27 चैप्टर होते हैं टोटल। ठीक है, अब 26-27 चैप्टर तो आपके आएंगे नहीं रीजनिंग के केवीएस में। केवीएस में तो शायद 9-10 के आसपास ही आपके चैप्टर आते हैं। अब वो जो बचे हुए चैप्टर उन्हें पढ़ना ही क्यों है। अब आप मान के चलो रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास सिलेबस भी है। ठीक है, सिलेबस नहीं है तो दोस्तों आपको 27 चैप्टर पढ़ के दोस्तों आप अपनी मेहनत भी ज़्यादा करोगे और समय का भी आप खराब करोगे। खराब तो दोस्तों होगा नहीं क्योंकि पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई में तो कोई समय खराब नहीं होता, लेकिन अभी मेन उद्देश्य आपका ये आपको सिलेक्शन लेना है, तो समय का सदुपयोग करना है स्मार्ट टीचिंग के साथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो आप फ्री क्लासेज लोगे, लेकिन उसमें ना आपको क्या, जैसे मैंने आपको बताया 27 चैप्टर होंगे। ठीक है, उसमें सारे के सारे तो पढ़ने नहीं है, तो जो आपको चाहिए केवल उतने चैप्टर पढ़ने हैं आपको। ठीक है, सिलेबस में आपको पता चल जाएगा कितने चैप्टर, 9 से 10 कौन कौन से चैप्टर है, किन किन चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। दोस्तों सिलेबस जरूर ध्यान से पढ़ना है, अगर एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना तो एक्स्ट्रा में घाटा तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी उद्देश्य आपका सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो जितनी जरूरत उतना ही आपको पढ़ना है। अब एक बार आपको पता चल गया, आपको पता चलेगा ये वाला चैप्टर है। ठीक है, कोई सा भी मान के चलो ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर आपका है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा केंद्रीय विद्यालय में आएगा। अब अगर आप एसएससी लेवल की एसएससी के कोई वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, उसमें ब्लड रिलेशन का चैप्टर सोल्व कराया जा रहा है, तो दोस्तों एसएससी का स्तर ज़्यादा होता है, केवीएस का कम होता है। तो इस तरह लेवल वाइज भी आपको देखना है, एक तो सिलेबस वाइज और एक लेवल वाइज। इन सबको चिंता में रखते, इन सब का चिंतन करते हो, इन सबको अपने माइंड में रखते हो। जब आपको किसी भी ऑनलाइन क्लास को देखना उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर आप ना स्तर देखोगे और ना दोस्तों सिलेबस देखोगे तो आपको पता नहीं कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ोगे, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ने का नुकसान होगा, लेकिन अभी जो आपको जितना पढ़ना है आपके काम का मेहनत भी व्यर्थ जाएगी और आपका समय भी व्यर्थ जाएगा। शायद से आप बोर भी होने लगोगे, इतना ज़्यादा सिलेबस है। तो जितने की ज़रूरत है केवल आपको उतना ही पढ़ना है। ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई सा भी कोचिंग यूट्यूब पे सर्च करो या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट होती है उस पर भी आपको कुछ वीडियोज़ देखने को मिल जाती हैं। जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, काफ़ी अच्छी कुछ वीडियोस पढ़िए। ठीक है, तो आप उन्हें आराम से चेकआउट करें टॉपिक वाइज। मैं ये नहीं कह रहा पूरा सिलेबस तो आपको नहीं कोई कवर करा पाएगा फ्री में। ठीक है, लेकिन जितना हो सकता है जितने चैप्टर कर लो अपने क्लियर। जब कल को आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी ना, तो जब आप अपने स्तर को देखोगे तो आपको स्तर होगा, आपको पता है कि भाई मैंने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब रिक्रूटमेंट आने के बाद दोस्तों आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हैं, ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, जैसे भी आप कर रहे हैं, किसी से पढ़ रहे हैं, खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो आपके पास चूंकि ना केवीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके बाद जो एग्जाम लिया जाता है उसमें ज़्यादा समय नहीं होता। तो उस कम समय में दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस तो आप पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं और दोबारा से उसका रिवीजन करेंगे और बचा कुचा सिलेबस भी आप कंप्लीट कर लेंगे, तो दोस्तों फिर आपको रोकेगा ही कौन। एक तो आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, ईमानदारी से आपकी तैयारी हो गई, ऊपर से आपने उद्देश्य के साथ इस ईमानदारी से केवीएस सिलेक्शन के लिए तैयारी करी है, तो फिर तो दोस्तों आपको कोई सिलेक्शन रोक ही नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आपको तैयारी करनी है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, शायद से पहले ही काफ़ी लंबी हो गई ये वीडियो, और आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है तो निश्चित ही दोस्तों आप केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं। बाकी हम अपने चैनल पर भी कोशिश करेंगे कि आपको कंप्यूटर, हिंदी और पेडागोजी जो आपका ये सेक्शन होता है इसका आपको टॉपिक वाइज और सिलेबस वाइज और आपका लेवल वाइज आपको तैयारी करा दी जाए। ठीक है, तो ये तो भविष्य की बात है, हम कोशिश करेंगे कि हम भी आपको वीडियोस प्रोवाइड करा दें, फ्री क्लासेस या फिर जैसे भी पेड क्लासेस जैसा भी होगा। ठीक है, तो उसको हम आपको प्रोवाइड करा दें सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज और लेवल वाइज। ठीक है, आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ना, जितना आपसे पूछा जाएगा केवल उतनी की आपको तैयारी कराई जाएगी। बाकी एक बार सिलेक्शन ले लो दोस्तों, पढ़ने से किसको रोका, आपके पास पूरी ज़िंदगी पढ़ी है, आप जितना ज़्यादा पढ़ो, पढ़ने देख शिक्षक नहीं पढ़ेगा तो कौन पढ़ेगा, अगर आप पढ़ने की इच्छा रखते हैं। लेकिन फिलहाल जो समय दोस्तों उसका आप सदुपयोग कर लीजिए।
तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए। और आपका जो भी सगा संबंधी है, जो भी आपका दोस्त है, भाई बहन है, अगर वो KVS में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो उन अभ्यर्थियों को इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर आप शेयर करें, ठीक है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल पर शिक्षक और शिक्षण से संबंधित सारी वीडियोज़ या फिर सारी वार्तालाप, चर्चाएँ, क्लासेस वगैरह होती हैं। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।